नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम बता दें कि आज भारत भूगोल की 3 ही तथ्य के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। कि पहला पॉइंट आपका हम बताएंगे कि भारत के पूर्वी घाट के मैदान के बारे में जानेंगे, पश्चिमी घाट के मैदान के बारे में जानेंगे और उत्तर भारत के मैदान के बारे में जानेंगे। तो हम बता दें कि मैदान क्या होता है। कि अवसादों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो मिट्टी होती है उससे जो बनता है स्थान, उसे हम मैदान कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इन्हीं से बारे में हम जानेंगे। और हम आपको बता दें कि भारत भूगोल से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो आज हम बताएंगे। कि पूर्वी घाट के मैदान, पश्चिमी घाट के मैदान, उत्तर भारत के मैदान और विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगन प्रदेश और खार प्रदेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम बता दें कि हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे, जो पूर्वी घाट, सबसे पहले हम भारत भूगोल के पूर्वी घाट के मैदान के बारे में जानेंगे। जो जो कुछ भी तथ्य बनेंगे तो हम बता दें कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो या ये आपकी तमिलनाडु से लेके आपके हुगली नदी तक, यानी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से लेकर आपके तमिलनाडु तक के कन्याकुमारी के बिंदु तक के जो जो क्षेत्र है, इसे हम पूर्वी घाट का मैदान कहते हैं। ये आपका पश्चिमी घाट का मैदान है। ये आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे हैं। तो पूरी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे और पश्चिमी घाट के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे और पूर्वी घाट के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं पूर्वी घाट के मैदान के बारे में। कि ये कहाँ से कहाँ तक? कि ये कन्याकुमारी से लेके हुगली नदी के तट तक है। ठीक है, तो ये हुगली नदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी के तट तक है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी घाट के मैदान की बात कर रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि पूर्वी घाट का जो मैदान की अधिक चौड़ाई है वो आपकी तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और जो आपका उड़ीसा का तट है, इसे हम उत्कल तट भी कहते हैं। क्योंकि आपने जनगण मन राष्ट्रगान में भी सुना होगा उत्कल तट। तो उसके बारे में भी यदि पूछा जाए कि उत्कल तट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई पूर्वी घाट के मैदान पर कई लैगून झीलें भी हैं। उन्हें लैगून झीलों के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी घाट के मैदान में जैसे कि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक चिल्का झील है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में एक पुलकट झील है, जो आंध्र प्रदेश की सीमा पर ठीक बीचों बीच पुलकट झील यानी लैगून झील है। पुलकट झील है वो लैगून झील है। ये आपको क्लियर हो गया। और पुलकट झील पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से इसरो अपना अंतरिक्ष केंद्र जो संचालित करता है, यहाँ से वो रॉकेट छोड़ता है, उपग्रह छोड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। तो हम आप बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इस मैदान की चौड़ाई क्यों सबसे अधिक है? ये इसका मुख्य कारण है कि यहाँ से गोदावरी नदी, महानदी और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और आपकी कावेरी नदी यहीं से अवतरित। कृष्णा, कावेरी, महानदी जो अपना अवक्षेप लाती हैं वो यहीं जमा करती हैं समुद्र के पास, जिससे कि यहाँ पर मैदान का निर्माण होता है। तो देखिए, हम बता दें जो महानदी है वो आपकी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है। तो यहाँ पर ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। तो यहाँ से उड़ीसा के तट से उड़ीसा के दंडकारण्य नामक स्थान से निकलती है और यहीं पर अपना जलग्राह मुहाना बनाती है। ठीक है, और जो गोदावरी है वो हम बता दें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गोदावरी जो नदी है वो सबसे दक्षिण भारत की, पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट में अपना मुहाना बनाती है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर यानी 1465 किलोमीटर है, यानी 1465 किलोमीटर है। तो ये आपको याद हो गया। और गोदावरी की बात करें, कृष्णा नदी की बात करें तो ये भी यही पश्चिमी घाट से निकलती है और आपकी पूर्वी घाट में अपना मुहाना बनाती है। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपको याद रखना, पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो पश्चिम घाट के महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और कावेरी नदी है, इस कारण इसका मैदान की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो मैदान की बात करें तो सबसे पहला यानी सबसे अधिक चौड़ाई की बात करें तो वो आपको उत्तर भारत के मैदान है, फिर आपके पूर्वी घाट का मैदान है, फिर आपके पश्चिमी घाट का मैदान है। ठीक है, ये पॉइंट थे जो बात करें कि सबसे अगर चौड़ाई में कौन सा है तो आपको उत्तर भारत का मैदान होगा, फिर आपका पूर्वी घाट और फिर आपका पश्चिमी घाट। तो हम चलिए शुरू करते हैं पूर्वी घाट के मैदान के जो भी तथ्य बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। यानी पहला पॉइंट है आकार में
आकार में ये उत्तर भारत के विशाल में उत्तर ये लिखा है कि उत्तर ये आकार में ये उत्तर भारत के मैदान से छोटा है परंतु पश्चिमी घाट के मैदान से बड़ा है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा हम आपको बता ही चुके कि उत्तर भारत का विशाल मैदान है, दूसरे पे यही पूर्वी घाट का मैदान है और पूर्वी घाट का, और तीसरे पर आपका पश्चिमी घाट का मैदान है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदी के पास में अधिक चौड़ाई, यानी जो नदियाँ जहाँ पर अपना मुहाना गिराएंगी वहाँ पर अधिक चौड़ाई होगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो गए, तभी पूर्वी घाट के मैदान दूसरे नंबर पर यानी चौड़ाई दूसरे विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसकी चौड़ाई उत्तर, इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई भी दक्षिण की तरफ अधिक बढ़ती जाती है और इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक है। ठीक है, उत्तर से यानी आपकी ये उत्तर है, उत्तर से इसकी दक्षिण की तरफ मैदान की लंबाई अधिक यानी चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी से लेकर तमिलनाडु तक का क्षेत्र फैला है। तो हमने आपको बता दिया कि आपके हुगली नदी से लेके आपके कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक फैला है। तो कन्याकुमारी से लेके और आपके हुगली नदी जो कलकत्ता में नदी बहती है उसी के क्षेत्र, इतना क्षेत्र को हम पूर्वी घाट के मैदान से जानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तट की तरफ मैदान को उत्कल तट कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की तरफ का मैदान जो है वो उसको उत्कल तट कहते हैं। तो जो उड़ीसा के मैदान, उड़ीसा के क्षेत्र, जो उड़ीसा राज्य में जो क्षेत्र पड़ता है पूर्वी घाट का, उसे हम उत्कल तट कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश तट के कलिंग तट कहलाते हैं, यानी उड़ीसा तट को हम उत्कल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश तट को हम कलिंग तट कहते हैं। ठीक है, इसी तट के उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार पश्चिमी घाट में हम मालाबार तट कहते हैं और कोंकण तट कहते हैं, तो उसी प्रकार से पूर्वी घाट मैदान को हम यानी पहला आपका आएगा उड़ीसा तट, फिर आपका उत्तरी सरकार तट जिसे हम कलिंग तट भी कहते हैं, फिर आपका आएगा देखिए और आगे लिखा है मैदान को कोरोमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र में है जिसमें 3 क्षेत्रों में पूर्वी घाट को बांटा गया है। आपका पहला होगा आपका यानी उत्कल तट, दूसरा होगा आपका उत्तरी सरकार तट, या फिर हम इसे कह सकते हैं कलिंग तट जो आंध्र प्रदेश में आता है। उड़ीसा में उत्कल तट, आंध्र प्रदेश में कलिंग तट और आपका तमिलनाडु में आएगा आपका सीधा कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि कौन तट किस राज्य में है। तो आपको पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट किस राज्य में है और किस घाट पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट में तमिलनाडु राज्य में, और आपका जो आपका उत्तरी सरकार तट है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आपका जो उत्कल तट है वो आपके उड़ीसा राज्य में। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं कि उसे आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की कई प्रमुख नदियां जो डेल्टा आकर इसे बनाती हैं और इन्हीं नदियों की मुख्य जो नदियां हैं वो अपनी मैदानों में अपना जल द्वारा ही मैदान का निर्माण करती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो बात करें हमने आपको बताया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख पूर्वी तट की मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो हमने आपको बता ही दिया कि महानदी जो है वो आपकी महानदी जो है वो दंडकारण्य से निकलती है। ठीक है, और गोदावरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा भी महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है। यानी ऐसी ये आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी और ये आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी और ये आपकी महानदी है। ठीक है, ये आपकी कावेरी नदी। तो ये अपना जो मुहाना है वो आपके पूर्वी घाट में ही बनाती है, ताकि इस कारण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट के मुख्य तथ्य थे जो आपने जाने। अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के मैदानों के बारे में। ठीक है, पश्चिमी घाट के मैदान के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पश्चिमी घाट के मैदान का विस्तार गुजरात से लेके आपकी कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो ये आपको गुजरात है, यहाँ से गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का मैदान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और जैसे कि हम बात करें कन्याकुमारी को हम कैप कोमेरन के नाम से भी जानते हैं, यानी कन्याकुमारी को हम कुमारी अंतरिप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है यहाँ पर क्योंकि ये ढालू नुमा है। जैसे कि हम बात करें इस प्रकार से, यानी ये आपका पूर्वी घाट है,
पूर्वी घाट पे देखिए इस प्रकार ढलान बहुत कम है, जबकि पश्चिमी घाट की ढलान ये ढालुनुमा है। इस कारण यहाँ पर नदियाँ सभी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी दिशा में ही बहती हैं। तो हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं तो यहाँ चौड़ाई भी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर ढाल अधिक होने के कारण चौड़ाई कम है। तो यही पॉइंट है कि इसे ढालुनुमा भी कहते हैं। और मंगलौर से लेकर, तो हम बता दें कि जिस प्रकार जिस प्रकार आपने देखा कि पूर्वी घाट को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे उड़ीसा में हम आपको उत्कल तट कहते हैं, और आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात से लेके गोवा तक के तट को, गुजरात से लेके ये जो क्षेत्र है इतना, यानी गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये कोंकण तट है। और आपके गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलौर तक, यहाँ पे आपका कर्नाटक है, कर्नाटक से मंगलौर तक के हम आपको कन्नड़ तट कहते हैं। तो ये आपका कोंकण तट है, ये आपका कन्नड़ तट है। ठीक है, और मंगलौर से यानी कर्नाटक के मंगलौर से लेके केरल से तमिलनाडु के मुख्य बिंदु यानी केरल के दक्षिणतम बिंदु तक इसको हम मालाबार तट कहते हैं। तो जिस प्रकार से पूर्वी घाट में 3 नामों से पूर्वी घाट को जाना जाता है, उसी प्रकार पश्चिमी घाट को भी 3 नामों से जाना जाता है। यानी पहला जो नाम है होगा जो गुजरात से लेके गोवा तक, उसे हम कोंकण तट कहेंगे। और गोवा से लेके मालाबार यानी आपके कर्नाटक के मंगलौर तक, तो उसे हम कन्नड़ तट कहेंगे। और जो आपके मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक के हम मालाबार तट कहेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम पॉइंट देखते हैं आगे क्या है कि पश्चिमी घाट से जो भी तथ्य बन रहे हैं। पहला है कि दमन से लेके कन्याकुमारी तक के फैला हुआ है, यानी दमन द्वीप जो आपका है, यहाँ आपका दमन द्वीप है। ठीक है, दमन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के फैले को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि आकार में पूर्व और उत्तर भारत के मैदान से छोटा है और औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। जो चौड़ाई की बात करें तो वो आपकी 50 किलोमीटर है, जबकि हमने पूर्वी घाट की बात करी तो आपकी 130 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गुजरात से गोवा तक की कोंकण तट कहा जाता है, जो आपको बताया महाराष्ट्र का भी पूरा तट आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। अगला पॉइंट है गोवा से लेके मंगलौर तक के तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं। तो वही आपको मैंने बताया है कि गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं, और आपके मंगलौर से लेके केरल तक के तट को हम आप कोंकण तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और केरल से तमिलनाडु तक के हम मालाबार तट कहते हैं। तो वही पॉइंट हैं जो आपको हम बता दें, यानी गोवा से लेके मंगलौर तक के कन्नड़ तट, और कर्नाटक से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कम होने के कारण यह ढाल अधिक है, जिस कारण से यह नदियाँ तीव्र चाल से चलती हैं और झरने बनाती हैं। ठीक है, जहाँ पर भी स्वाभाविक बात है कि जहाँ पर तीव्र ढाल होगा वहाँ पर नदियाँ झरना बनाएंगी। तो अगला पॉइंट देखते हैं कि नदियों की गति अधिक होने के कारण नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको बता दें कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि डेल्टा, देखिए पश्चिमी घाट में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बना सकती हैं, क्योंकि वो इतनी ढाल नुमा है, जिस कारण से उनका जो वेग है वो तेज़ी से समुद्र की तरफ बहता है, और ये अपना कोई भी अवक्षेप छोड़ती नहीं है रास्ते में, सीधा समुद्र में बहाकर ले जाती हैं। जबकि हम पूर्वी घाट की बात करें तो ये नदियों का जो ढाल है पूर्वी घाट का इस प्रकार से, यानी ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बहुत ही ढालू न होने के कारण नदियाँ अपनी मंद अवस्था में बहती हैं, जिस कारण जब समुद्र के तट पर आती हैं तो ये नदियाँ कई धाराओं में बट जाती हैं, जिस कारण यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति निर्मित होती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये याद रखना है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने वाले विकल्प हो तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सभी आपकी डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिम घाट में बहने वाली नदियाँ आपकी है, जैसे कि गोदावरी है, नर्मदा है और आपकी तापी है, ये नदियाँ नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और हम बता दें कि मछली पालन के लिए आदर्श स्थिति पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये पश्चिमी घाट से मुख्य तथ्य थे जो आपने जाने। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानेंगे। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो पहला पॉइंट है कि उत्तर भारत के सभी मैदान से विशाल है, यानी सबसे बड़ा मैदान की बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसकी औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगी। इसकी चौड़ाई यानी सबसे ज़्यादा अगर बड़ा विशाल मैदान है तो वह उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत के पहला नंबर पे आता है, फिर पूर्वी घाट आता है दूसरे नंबर, फिर पश्चिमी घाट आपका तीसरे नंबर पे आता है। तो हम अब बात कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो दूसरा पॉइंट है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर नदियाँ गति धीमी हो जाती है और नदियों के जो अपने साथ लाए गए अवसाद होते हैं वो जमा कर देती हैं, जिससे कि यहाँ पर विशालता का प्रमुख कारण है। यानी यहाँ पर जो विशाल मैदान का प्रमुख कारण है वो आपका, तो ये हम बात कर रहे हैं हिमालय से जो तटीय क्षेत्र यहाँ से निकलने वाली आपकी, जैसे कि गंगा है और गंगा है, यहाँ से जितनी भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो आपके विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। जो आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान, यहाँ से प्रायद्वीप इसी भारत से जाने वाली सभी नदियाँ इसी मैदान से होकर पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं, यानी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो विशाल मैदान है, इस मैदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस विशाल मैदान के बारे में हम कुछ तथ्य जानेंगे, जैसे कि जो यहाँ पर प्रदेश पड़ते हैं तो उनके बारे में जानेंगे। जी, पहला प्रदेश है भाबर प्रदेश है, यानी शिवालिक हिमालय से 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसे कंकड़ पत्थर से अधिक होते हैं, यानी पहाड़ों से पहाड़ों से जब नदियाँ आती हैं तो वहाँ से वो कई मतलब मात्रा में मिट्टी, अवसाद, गाद और कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, तो उसे हम भाबर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो जब ये नदियाँ हिमालय से तीव्र गति के साथ आती हैं तो अपने साथ ही पत्थर और सब अवसाद लाती हैं, और जब ये जहाँ पर धीमी अवस्था में, यानी जहाँ धीमी अवस्था हो जाती है और यहीं छोड़ देती है। तो अगला पॉइंट देखिएगा कि शिवालिक हिमालय के बाद नदियों की गति कम हो जाती है, यानी शिवालिक हिमालय के बाद जैसी नदियाँ बाहर निकली उनकी गति कम हो जाती है, इसलिए वो अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देती हैं और कंकड़ पत्थर इतने ला कर देती हैं कि नदियाँ ये अपने आप यहाँ पर गायब हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर के ऊपर नहीं बह सकती नदियाँ। तो ये फिर क्या होता है कि यहाँ के आके नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और नदियाँ आगे चलकर फिर प्रकट हो जाती हैं। तो इसका प्रमुख कारण है कि जब ये नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं तो फिर ये पानी नीचे कंकड़ पत्थरों के नीचे बहने लगता है और कंकड़ पत्थर ऊपर धरे दिखते रहते हैं। तो ये पॉइंट है कि नदियाँ क्यों नीचे बहने लगती हैं। तो इसका कारण है कि जो हिमालय से बहुत मात्रा में अवसाद, गाद, कंकड़ पत्थर लाती, जिस कारण ये नदियाँ ऊपर कंकड़ पत्थर के न बहकर वो नीचे ही बह जाती, जिस कारण ये विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने भाबर प्रदेश के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं तराई प्रदेश के बारे में, ठीक है। तराई प्रदेश के बारे में 3 मुख्य तथ्य हैं कि भाबर प्रदेश के नीचे, यानी पहला आएगा भाबर प्रदेश आएगा जहाँ पर कंकड़ पत्थर हैं, जो नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जब ये नदियाँ फिर उभरती हैं तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो वही है कि भाबर प्रदेश के नीचे दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र, यानी आपका भाबर प्रदेश है, फिर आपका तराई क्षेत्र आ गया, ठीक है। यहाँ पर जंगल में अजगर, मगरमच्छ आदि वन जीव पाए जाते हैं तथा कोई जनजाति नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण निवास स्थान होना स्वाभाविक नहीं, इसलिए यहाँ पर जानवर, जीव जंतु ही पाए जाते हैं। वर्तमान में तराई में अधिकांश भूमि को उपयोग बना लिया गया है। यहाँ पर बीमारियों का प्रमुख कारण है, यहाँ पर बहुत मच्छर की चीज़ें पाई जाती है, क्योंकि दलदली जहाँ पर नमी मात्रा होगी, गीली जमीन होगी, वहाँ पर स्वाभाविक है कि बीमारियाँ बहुत फैली होगी। तो ये सब हम उत्तर प्रदेश के ऊपरी तरह, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में उत्तरी तरफ में जो स्थान है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट थे कि उत्तर भारत तराई मैदान अब कृषि योग बना लिया गया। तो हमने आपको भाबर प्रदेश के बारे में बताया, तराई प्रदेश के बारे में बताया। अब हम बांगर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बांगर प्रदेश से क्या तथ्य बनते हैं कि नदी से दूर वाले क्षेत्र में लाई गई मिट्टी को पाटा गया है, यानी नदी जब बहती है तो वो अपने आसपास कई क्षेत्रों में मिट्टी छोड़ जाती है, तो वही पाटा गया है और बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश क्या होता है कि जो मिट्टी जहाँ पर कई वर्षों बाद जब बाढ़ नहीं आती है तो वहाँ पर मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो अब पुरानी पड़ जाती है, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी मिट्टी 2 प्रकार की होती है जो बाढ़ द्वारा की, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। खादर मिट्टी वो होती है जो हर साल नदी आकर उसी मिट्टी पर अपनी दूसरी नई मिट्टी बिछा देती है, तो उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। और जहाँ कई वर्षों से नदी ना आई हो लेकिन बाढ़ पहले आती रही हो, जो मिट्टी अब बची हुई है, यहाँ पर वर्तमान में बाढ़ नहीं आती है, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
तो ये प्रदेश मैदान की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि अब ये नदियाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जा सकती। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हुआ। नवीनीकरण कब होगा? जब मिट्टी बाढ़ में अपनी नई मिट्टी को लाएंगे और वहाँ बिछा देंगी तो वहाँ पर नवीनीकरण हो जाएगा। इस प्रदेश की पुरानी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो वही हमने बताया कि जहाँ पर कई वर्ष पहले यदि नदी बहती हो, बाढ़ के कारण मिट्टी लाती रही हो, लेकिन वर्तमान में नहीं लाती है, तो उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जहाँ पर मिट्टी वर्तमान में जैसे नदियाँ बहाकर बाढ़ के कारण जहाँ तक नदी पहुँच जाती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो बांगर मिट्टी के बारे में हमने बताया। अब हम खादर की बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट खादर से बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है कि खादर की नदी के पास वाले क्षेत्रों पर जहाँ पर बाढ़ आती रहती है वो खादर क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ बाढ़ आती है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ बाढ़ नहीं पहुँच पाती उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो। लगभग हर वर्ष बाढ़ अपने आने के कारण यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, इसी कारण इसे उपजाऊ प्रदेश कहते हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ पर नदी आती है वहाँ पर अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होने के कारण पैदावार भी बढ़ जाती है। और इसकी अगला पॉइंट है कि इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। जहाँ पर ऊंचाई कम होगी वो स्वाभाविक है कि वहाँ पर नदी का पानी पहुँच जाएगा। और इसका अंतिम पॉइंट है, इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है, जबकि खादर मिट्टी का निर्माण आपके पुरानी मिट्टी है उसी हम कहते हैं। जबकि खादर में नई मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी खादर में नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य तथ्य थे जो आपने जाने। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए